about organizational perspective, organizational structure, and now we are going to talk about organizational culture. आप लोगों को ऑलरेडी अंदाज़ा तो होगा कि कल्चर क्या है। कल्चर इज़ बेसिकली जहाँ पर मुख्तलिफ तरह के लोग आपस में आके कोलैबोरेट करते हैं और डिफरेंट बिहेवियर्स के लोग, डिफरेंट माइंडसेट के लोग आके आपस में बात करते हैं और जिस तरीके की वो बात करते हैं दैट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, दैट कैन बी बैलेंस लाइक इन बिटवीन कोई एक स्ट्रेटजी। उनके बिहेवियर्स और उनके नॉर्म्स और उनकी वैल्यूज़ जो हैं वो उस इदारे का कल्चर कहलाती है। यहाँ पर वो कह रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन कल्चर इज अ सेट ऑफ शेयर्ड assumptions, values and behaviors that characterize the functioning of an organization. शेयर्ड assumptions या वैल्यूज एंड बिहेवियर्स क्यों है? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो डिफरेंट जगहों से आके आपस में कोलैबोरेट कर रहे हैं, तो इस वजह से इनके जो मुख्तलिफ मल्टी डायमेंशनल लोग जो हैं वो आपके जो आपका इदारा है उसका एक वेरिएंट सा कल्चर या मल्टी वेरिएंट किस्म का कल्चर जो है वो निकल के आता है आपके ऑर्गेनाइजेशन का। Many experts believe the underlying causes of many companies' problem are not the structure or staff but the culture. अब स्ट्रक्चर की हम लोगों ने पीछे अभी बात की, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की हम लोगों ने जब बात की थी तो हम लोगों ने बात की थी तीन तरह के स्ट्रक्चर्स की, जिसमें फंक्शनल था, मैट्रिक्स था और प्रोजेक्ट था। ये लास्ट ही लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया। तो वो कह रहा है कि बहुत सारी जगह पर स्ट्रक्चर जो है वो आपके फेलियर का बाइस नहीं बनता, बल्कि जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है वो आपके फेलियर का बाइस बनता है। अब कल्चर के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स आ जाते हैं वो बेसिकली ये हैं। आप देख रहे होंगे कि इनके अंदर कुछ कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूट्स हैं जिनके ऊपर एस्ट्रिक्स लगे हुए हैं। इन एस्ट्रिक्स का मतलब ये है कि इनकी वर्ड्स इन कैरेक्टरिस्टिक्स की ज़्यादा है कंपैरेटिवली उनके जिनके एंड्स पे एस्ट्रिक्स नहीं लगेगा। सबसे पहले जो आपके पास कल्चर के अंदर जो पहला एट्रीब्यूट है या की कंपोनेंट है वो है मेंबर आइडेंटिटी। मतलब आपके एक बंदे की अपनी आइडेंटिटी, उसकी अपनी वर्थ क्या है, एक एम्प्लॉय की वर्थ क्या है। देन ग्रुप एम्फेसिस, मतलब कि आप काम कर रहे हो तो कोलैबोरेशन में काम हो रहा है या स्टैंड अलोन मोमेंट चल रही है, हर कोई अपना अपना काम कर रहा है और अपना अपना काम कर रहा है अगर, तो क्या वो पॉजिटिव है या उसके अंदर भी लेग पुलिंग वाला बिहेवियर इन्वॉल्व है। पीपल फोकस, मतलब कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो लोगों के ऊपर फोकस किए हुए ज़्यादा है या उनके कामों के ऊपर ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन फोकस करती है। यूनिट इंटीग्रेशन क्या है, आपका कंट्रोल कितना है, रिस्क टॉलरेंस कितनी है, रिवॉर्ड क्राइटेरिया क्या है। ये बहुत बड़ी चीज़ होती है रिवॉर्ड क्राइटेरिया। और ये रिवॉर्ड क्राइटेरिया बार्गेन जो है ये बायस्ड है या नहीं है बायस्ड, ये चीज़ भी मैटर करती है। अगर रिवॉर्ड क्राइटेरिया भी बायस्ड है तो फिर उससे ज़्यादा लोग डिसहार्ट हो जाते हैं कि इतना काम करने के बाद भी रिवॉर्ड उनको मिल रहा है जो कहीं ना कहीं पीआर रखते हैं लोगों में और जिनकी थोड़ी सी इस तरह की रिप्यूट है कि वो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड या स्ट्रॉन्ग पावर में है तो उनको रिवॉर्ड दिया जा रहा है। तो रिवॉर्ड का क्राइटेरिया जो है वो नॉन बायस्ड अनबायस्ड होना चाहिए, बहुत ही न्यूट्रल पॉइंट पे रिवॉर्ड्स डिसाइड करने चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट टॉलरेंस कितनी है आपके अंदर, आप किस तरह से अपने जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको रिजॉल्व करने की अपने अंदर एबिलिटी रखते हैं या आप उसके ऊपर झगड़ा करते हैं या आपके प्रोजेक्ट्स उसके ऊपर कहीं ना कहीं ऑन स्टेक्स आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें मीन्स एंड ओरिएंटेशन, आपकी जो आपकी जो ओरिएंटेशन स्टाइल्स हैं वो क्या हैं, देन ओपन सिस्टम्स फोकस है या नहीं है। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो समहाउ दी अदर आपके ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को इम्प्रूव कर सकती हैं अगर इनके हाई एंड वाले जो पार्ट हैं उनको ज़्यादा प्रॉपर फोकस किया जाए और उनको फॉलो किया जाए। स्टेक होल्डर मैनेजमेंट क्या है? स्टेक होल्डर्स आप लोगों को पहली क्लास दूसरी क्लास में बताया था कि स्टेक होल्डर्स क्या चीज़ होती है। तो स्टेक होल्डर्स मैनेजमेंट क्या चीज़ है? वो कह रहा है कि प्रोजेक्ट मैनेजर्स मस्ट टेक टाइम टू आइडेंटिफाई, अंडरस्टैंड, मैनेज रिलेशनशिप विद ऑल प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स। सबसे पहले तो प्रोजेक्ट मैनेजर इटसेल्फ इज स्टेक होल्डर ऑफ द प्रोजेक्ट। तो कह रहा है कि उसको बाकी के सारे स्टेक होल्डर्स के साथ भी अपना रिलेशनशिप जो है वो स्ट्रॉन्ग रखना है। उनको भी पता हो कि जिन काम कितना हो रहा है और उनको भी पता हो कि उस काम के अंदर उनकी अहमियत क्या है, वो कहीं वर्थ लॉस ना कर रहे हो। देन कह रहा है यूजिंग द फोर फ्रेम्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस कैन हेल्प मीट स्टेक होल्डर नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस। अब फोर फ्रेम्स कौन से थे? ये वही वाले थे जो आप लोगों ने पढ़े हैं, स्ट्रक्चरल है, पॉलिटिकल है, सिम्बलिक है, एचआर फ्रेमवर्क है। तो वो कह रहा है वो फ्रेमवर्क जो हैं वो आपके स्टेक होल्डर की नीड्स को पूरा करने के लिए, उनके एक्सपेक्टेशंस को देखने के लिए हेल्पफुल साबित होते हैं। आखिरी चीज क्या कह रहा है? सीनियर एग्जीक्यूटिव या टॉप मैनेजमेंट आर वेरी इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स, फॉर श्योर दे आर इम्पॉर्टेंट, काम ही उनका है, प्रोडक्ट समहाउ दी अदर उनकी है। लेकिन वो किस तरह से अपने जूनियर लेवल एम्प्लॉयज को देखते हैं या वो किस तरह से अपने
अपने एम्प्लॉई को किस तरह से वो केयर करते हैं। जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम कहा जाता है कि डील विद योर एम्प्लॉई द वे यू वांट योर एम्प्लॉई टू डील विद योर क्लाइंट। आपका क्लाइंट किस तरह से ट्रीट हो आपके एम्प्लॉई के हाथों में, ये इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि आप अपने एम्प्लॉई को कितना बेहतर ट्रीट करते हैं। अगर आप अपने एम्प्लॉई को सेटिस्फाई करते हैं तो आपका एम्प्लॉई लॉन्ग रन के अंदर आपके क्लाइंट्स को भी सेटिस्फाई करेगा, फॉर श्योर उनकी नीड्स फुलफिल करेगा। अब उन्होंने आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मैनेजमेंट के लिए एक मीडिया स्नैपशॉट दिया है, मतलब कि मीडिया और सोशल मीडिया और हमारा ई मीडिया इस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के ऊपर क्या कहता है। उसके ऊपर उसने एक एग्जांपल उठा के दिया है। वो कह रहा है कि द मीडिया हैव ऑफन रिपोर्टेड on mismanaged IT projects, including the disastrous launch of website healthcare.gov in October 2013। अब ये किस्सा अगर आप लोगों ने सुना हुआ है तो गुड, और अगर नहीं सुना हुआ तो बेसिकली ये क्या है कि ये आपके यूएस गवर्नमेंट ने एक साइट लॉन्च की थी और इसको बहुत ह्यूज लेवल के ऊपर लॉन्च किया था। हेल्थ केयर डॉट जी ओ वी, उन्होंने कहा था कि गवर्नमेंटल साइट होगी, जितने भी हेल्थ प्लान होंगे उन हेल्थ प्लान के क्या क्या इशूज जो होंगे, आपके ये जो इंश्योरेंस वाले हैं ये इंश्योरेंस का सारा डेटा इस साइट के ऊपर होगा, पूरी चीज़ें जो हैं वो इसके ऊपर रखी जाएंगी। लेकिन हुआ क्या, वो कह रहा है जनाब, फॉर्ब्स ran an article on called healthcare.gov diagnosis the government broke every rule of project management। हुआ क्या था बेसिकली, ये जब साइट लॉन्च हुई थी इसकी इंपॉर्टेंस क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बताई गई थी, तो सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पर महसूस की गई थी वो ये थी कि आपके पास जो आपकी साइट है वो ज़्यादा बर्डन बियर नहीं कर पाई और विद इन 2 आवर्स ऑफ लॉन्च जो है ये साइट बैठ गई थी। 2 घंटे भी मुश्किल से चली थी क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक एकदम आ गया था। फिर उसके बाद वे और मसाइल आना शुरू हुए कि जो साइट की यूजेबिलिटी इतनी अच्छी नहीं थी, ड्रॉप डाउन मेन्यूज नहीं चलते थे इस साइट पे। जो हेल्थ केयर या इंश्योरेंस वाले लोग थे जो जिन्हें डेटा चाहिए था सारे, क्योंकि गवर्नमेंटल साइट थी ये, तो जितने भी वहाँ के जो रेजिडेंशियल जो वहाँ के लोग हैं, वहाँ के सिटीजन हैं, उनका डेटा चाहिए था, वो डेटा इनकम्प्लीट मिला उन्हें। तो द थिंग इज कि ओवरऑल आपके प्रोजेक्ट के साथ जो एक खराबी आई वो इसी वजह से आई कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को बहुत बुरी तरह से इन्होंने डील किया हुआ था। इनकम्प्लीट चीज़ें रहीं, टाइमली कंप्लीशन नहीं थी, रिलायबल नहीं रही आपकी प्रोजेक्ट। तो ये सारे के सारे आपके डिजास्टर थे इस साइट के। तो कह रहा है जी, प्रेसिडेंट ओबामा फॉर्म द बराक ओबामा ट्रॉमा टीम ऑफ स्टार परफॉर्मर्स फ्रॉम सेवरल ऑर्गेनाइजेशन टू हेल्प फिक्स द साइट। और उसके बाद जनाब इसके लिए बैक एंड प्लान किया गया कि आपकी कोई टीम बनाई जाएगी जो कि इस साइट को काम करने में, इसके मसले को फिक्स करने में हेल्प करेगी। द इम्पोर्टेंस ऑफ टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट। अब इससे आपको ये तो पता चल गया कि जी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्यों बहुत ज़्यादा ज़रूरी की जाती है, कंसिडर की जाती है। आपके पास डिफरेंट लेवल के प्रोजेक्ट्स आते हैं, छोटे भी और बहुत ह्यूज लेवल के भी। तो ह्यूज लेवल प्रोजेक्ट है तो फिर जाहिर सी बात है कि मसाइल जो इसके निकलेंगे वो भी बड़े ह्यूज होंगे और उसको पूरा मीडिया कवर भी करेगा। टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट की इंपॉर्टेंस क्यों है, मैंने अभी आपको कहा कि जी टॉप मैनेजमेंट जो है वो डायरेक्ट स्टेक होल्डर्स भी होते हैं, यहाँ पर लिखा भी हुआ है स्टेक होल्डर मैनेजमेंट के अंदर, लेकिन इनकी कमिटमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने आपको ये भी बताया कि उनका एम्प्लॉय के साथ अच्छा बर्ताव जो है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पीपल इन टॉप मैनेजमेंट पोजीशन आर की स्टेक होल्डर्स इन प्रोजेक्ट, बहुत अहम स्टेक होल्डर्स हैं आपके प्रोजेक्ट के अंदर। और वो कह रहा है कि एवरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन हेल्पिंग प्रोजेक्ट मैनेजर सक्सेसफुली लीड प्रोजेक्ट्स इन द लेवल ऑफ कमिटमेंट एंड सपोर्ट दे रिसीव फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट। हर आपके जो प्रोजेक्ट है वो कह रहा है कि उसकी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपके जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं वो सक्सेसफुली आपके प्रोजेक्ट को लीड कर रहे हैं और उनकी जो कमिटमेंट है, जो उनकी सपोर्ट है वो आपके साथ 24/7 होनी चाहिए। वो जानते हों कि आपके प्रोजेक्ट के अंदर क्या चल रहा है, वो जानते हों कि इस प्रोजेक्ट के प्रॉस एंड कॉन्स क्या हैं, ताकि रन टाइम के ऊपर अगर कोई मसला आता है, कोई फेलियर आता है, तो दे वुड बी इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर योर टास्क। उनको चीज़ें पता होनी चाहिए और उनका आपके ऊपर स्ट्रॉन्ग बिलीफ होना चाहिए। विदाउट टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट मैनी प्रोजेक्ट्स विल फेल। अगर टॉप मैनेजमेंट आपके साथ अच्छे से कमिट नहीं कर पा रही है तो प्रोजेक्ट की फेलियर की एक और वजह ये भी हो सकती है। Some projects have a senior manager called a champion who acts as key supporter for our project। तो टॉप मैनेजमेंट के अंदर चैंपियंस भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। हाउ टॉप मैनेजमेंट कैन हेल्प प्रोजेक्ट मैनेजर, अब वो किस तरह से हेल्प कर सकती है। सबसे पहला पॉइंट, ओके, सो प्रोवाइडिंग एडिक्वेट रिसोर्सेज जो है वो मुनासिब फराहम कर दिया जाए जो भी आपके प्रोजेक्ट के लिए चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है, अप्रूविंग यूनिक प्रोजेक्ट नीड्स इन अ टाइमली मैनर।
जो भी आपके प्रोजेक्ट की नीड्स हैं, आपका हर प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट चीज़ें जो हैं वो डिफरेंट होती हैं, वेरी करती हैं, तो उन चीज़ों को, उन रिसोर्सेज को प्रोवाइड करना, अप्रूव करना, जिस टाइम पे जो चीज़ रिक्वायर्ड है, ये नहीं है कि जनाब आज के डेट पे काम हो जाना चाहिए था, कल परसों की डेट तक वो चीज़ें ही अप्रूव नहीं हुई जो चाहिए थी, तो टॉप मैनेजमेंट के मसले हैं, मसाइल हैं ये। गेटिंग कॉपरेशन फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, आपस में कोऑर्डिनेट करवाना, हार्मनी लेके आना, या वो वाला पॉइंट है जो आपने एचआर फ्रेमवर्क के अंदर भी पढ़ा है कि जी एचआर जो है वो आपका बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क है जिसके आपस में कोलैबोरेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये भी आपकी टॉप मैनेजमेंट का काम है कि वो लोगों के दरमियान किस तरह से कोऑर्डिनेशन राब्ता पॉसिबल करते हैं। पॉइंट नंबर 4 है मेंटोरिंग एंड कोचिंग ऑन लीडरशिप इशूज़। मेंटोर करते रहना, उन्हें कोच करते रहना, उन्हें जहाँ ज़रूरत हो आपकी वहाँ आप उनकी ज़रूरतों को भी पूरा करें। लीडर्स या मैनेजर्स हमेशा नेगेटिव पर्सपेक्टिव से नहीं देखे जाते, पॉजिटिव पर्सपेक्टिव भी होते हैं उनके, तो वो पॉजिटिव पर्सपेक्टिव्स को किस तरह से फुलफिल करते हैं अपने लोअर स्टाफ के लिए, वो चीज़ जो है वो मैटर करती है। अगली चीज़ है जी बेस्ट प्रैक्टिस। अब क्या चीज़ें हैं जो बेहतर की जा सकती हैं या बेस्ट प्रैक्टिस क्या है? वो कह रहा है आईटी गवर्नेंस एड्रेस द अथॉरिटी एंड कंट्रोल फॉर की आईटी एक्टिविटीज इन ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, आईटी यूज एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। इन तमाम चीज़ों के ऊपर वो कह रहे हैं जी बात होनी चाहिए, इन चीज़ों को एड्रेस करना चाहिए। लैक ऑफ आईटी गवर्नेंस कैन बी डेंजरस एज एविडेंस बाय 3 वेल पब्लिकाइज्ड आईटी प्रोजेक्ट फेलियर्स इन ऑस्ट्रेलिया। उन्होंने आगे आपको एग्जांपल्स दी हैं। मतलब कि अगर आपके पास गवर्नेंस जो है या जो कंट्रोल है, जो लीडरशिप है, आप प्रोजेक्ट आईटी के हैं तो आईटी के प्रोजेक्ट्स के अंदर आईटी गवर्नेंस होनी चाहिए, गुड गवर्नेंस होनी चाहिए और आईटी की गवर्नेंस होनी चाहिए। बात बताने का मकसद ये है कि जनाब जिस तरह का प्रोजेक्ट है उसके मैनेजर्स, उसके लीडर्स, उसके कंट्रोल्स जो हैं वो उससे रेलिवेंट डोमेन के लोगों के पास होने चाहिए। अगर तो ऐसा है, अगर हम टेक्नोलॉजी बेस्ड आईटी बेस्ड प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो आईटी गवर्नेंस होना लाजमी है, और अगर आईटी प्रोजेक्ट्स नहीं कर रहे, किसी और तरह के प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो फिर उस तरह की टीम का, उसकी गवर्नेंस का वैसा होना, उन स्पेशलाइजेशन के साथ होना लाजमी है। नीड फॉर ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब आईटी के साथ क्या कमिटमेंट होनी चाहिए? वो कह रहा है इफ द ऑर्गेनाइजेशन हैज अ नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स आईटी इट विल बी डिफिकल्ट फॉर एन आईटी प्रोजेक्ट टू सक्सीड। दैट्स वेरी नॉर्मल। मतलब कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन का एटीट्यूड ही टुवर्ड्स आईटी बड़ा नेगेटिव है तो फिर वो आईटी के प्रोजेक्ट्स ही क्यों करेंगे? करेंगे भी तो वो उसके लिए सक्सेसफुल होने के चांसेस कम हो जाएंगे। जब नो हाउ ही नहीं है कि ये काम करना किस तरह से है, और जब नो हाउ ही नहीं है कि मार्केट में चल क्या रहा है, तो फिर आप नहीं कर सकते। फिर आप सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स की तरफ कम ही जाएंगे, फिर आप फेल्ड प्रोजेक्ट्स की तरफ ज़्यादा इंक्लाइन करेंगे। Having a chief information officer at a high level in the organization helps IT projects। मतलब वो कह रहा है कि ये पोस्ट होना और इस पोस्ट के ऊपर कोई एक प्रॉपर बंदे का होना जरूरी है जो कि गाइड कर सके। Assigning non-IT people to IT projects also encourage more commitment। वो कह रहा है कि जनाब अगर आपने नॉन आईटी पीपल शामिल कर दिया आईटी प्रोजेक्ट के अंदर तो फिर आपकी कमिटमेंट जो है वो उससे भी ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए, वरना काम नहीं हो सकता। नीड फॉर ऑर्गेनाइजेशनल स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड्स फॉलो होने चाहिए, आपके गाइडलाइंस होनी चाहिए, एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, एक हायरार्की होनी चाहिए। इसका सर उसका पैर जोड़ के नहीं काम होता। सीनियर मैनेजमेंट को पहले ही बैठ के ब्रेनस्टॉर्म कर लेना चाहिए कि ये चीज़ें इस तरह से, इस तरतीब से होंगी तो काम चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके प्रोजेक्ट की सक्सेसफुलनेस को मज़ीद अफेक्टिव और मज़ीद बेहतर करने के लिए इंकरेज करती हैं। Standards and guidelines help project managers to be more effective, and senior management can encourage the use of standards forms in software for project management, the development and use of guidelines for writing project plans or providing status information, the creation of project management office or center of excellence। मतलब क्या आपने स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड कर दिए हैं, कोई पीएमओ बना दिया है, पीएमओ स्टैंड फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस, कोई बना दिया है, आप किसी भी तरह के मसले हैं वो आपके पीएमओ ऑफिस में जाकर डिस्कस हो सकते हैं, तो बेटा डिस्कस भी तभी हो सकते हैं जब उसके ऊपर कोई स्टैंडर्ड्स, गाइडलाइंस, रूल्स आपके पास उसके लिए कोई चीज़ें, नॉर्म्स बना दिए गए हैं, वैल्यूज़ बना दी गई हैं। आपको पता है कि ये ए प्रॉब्लम आएगी तो इस ए प्रॉब्लम का सोल्यूशन ए मौजूद है, प्रॉब्लम बी तो इसका सोल्यूशन बी अवेलेबल है। सो आपके पास प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड गाइडलाइंस होंगी तो भी एक तरीका बन जाएगा कि आपके प्रोजेक्ट्स जो हैं वो फेलियर से बच जाएंगे या मिनिमाइज हो जाएंगे। दैट्स ऑल अबाउट दिस लेक्चर। आई होप कि आप लोग अंडरस्टैंड कर लेंगे। रेस्ट अगर आप लोगों को नहीं समझ में आता है तो iqra.iqbal@ue.edu.pk is my email address. You can contact me there. Thank you so much for now. Allah Hafiz.